बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जी इफेक्टिव वाले फॉर्मूले को पहले तो सिंपल पेंडुलम के लिए डराइव कर दिया था, फिर मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि हमारे पास अगर निकालना हो कि उसका टाइम पीरियड कैसे रहेगा क्या रहेगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव, नॉट जी इफेक्टिव। ठीक है, तो उसके बेस पर ही हमारे पास एक दो सवाल और बन जाते हैं। उसमें क्या था, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है और पेंडुलम जो लटका हुआ है वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। पेंडुलम जो अभी लटका हुआ है वो अभी स्टेबल कंडीशन में है। अगर आपसे कहता है कि इस तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, क्या लगाई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। ठीक है, ये पूरी आपकी क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। और इस बॉब पर, पेंडुलम का जो बॉब है, इस बॉब पर बेटा आपने चार्ज दे रखा है Q, जनरली प्लस Q। तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। क्या बताना है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले दो तीन चीजें दिमाग में लगानी है कि सर टाइम पीरियड होता है T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। तो इसकी लेंथ आपको L तो दे रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो कि यूनिफॉर्म है जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसकी वजह से इसमें कुछ चेंज आएगा। एक्सटर्नल फोर्स तो यही है जिसकी वजह से चेंज आएगा बेटा, और इसकी वजह से ऊपर नीचे करेगा तो SHM हो जाएगा। ठीक है, ये बात मान ली। तो जब ये SHM होगा तो आपके पास कितना टाइम पीरियड होगा, ये आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था। तो बेटा आपने फॉर्मूला लगाना था T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी। अब जितने भी आपने पहले फॉर्मूले पढ़े थे उसके केस में तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि आपने जितने भी केस पढ़े वो सारे केस कुछ ना कुछ इस तरीके से थे कि आपके पास है तो कोई चीज़ आपको पता थी, कार्ड मूव कर रही है तो आपने जी निकाल दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ के केस में आपके पास जी इफेक्टिव आपको पता नहीं है कि कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन देख लीजिएगा। क्या देखना है बेटा, हमें बैलेंस कंडीशन देखना है। तो अब बैलेंस कंडीशन के टाइम पर फोर्स नेट निकाल दो। तो अगर आप यहाँ पर इस बॉब का फ्री डायग्राम बनाओगे तो बेटा आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये बॉब हो गया, इस बॉब पर लगने वाला टेंशन T है, इस बॉब पर नीचे लगने वाला इसका खुद का वेट क्या है बेटा, mg है। राइट, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि एक डायरेक्शन है, आप क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से शो कर रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q है ना, तो प्लस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो फोर्स होगा F बराबर, ये आप लोगों को पता नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने 10th में जो बच्चे पढ़े थे उनको बता दिया था कि जो फोर्स होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पर लगता है उसकी वैल्यू आती है F बराबर QE, है ना। और मैग्नेटिज्म की वजह से जो चार्ज की आता है F इज इक्वल टू QVB। ये मैंने क्लास 10 जब मैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था, जो बच्चे यहाँ पर है उनको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू QE और F बराबर QVB, ये दो चीज मैंने आपको बता रखी है। और जिनको नहीं पता वो आप समझ लो ना, या किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू E। समझना ही तो है, आ गया ना समझ। बाकी पूरा डिटेल क्लास 12 का पहला चैप्टर यही है, कुछ महीनों में आने वाले हो 12th में, है ना। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी के लिए याद रख लो F बराबर QE। ठीक है, अब यहाँ पर देखो QE किधर लग रहा है, QE किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, QE भी हमारे पास एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और बैलेंस कंडीशन में आप कहोगे कि सर आपके पास T प्लस QE की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, mg के इक्वल आ जाएगी, हाँ या ना, समझ आ रहा है, क्योंकि तो बैलेंस कंडीशन है। तो आपके पास नेट टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, सॉरी mg माइनस QE हो जाएगी ना, हाँ mg माइनस Q टाइम्स ऑफ E, ये आ जाएगा। अब ये टेंशन है बेसिकली क्या, नेट फोर्स है। तो आप यहां पर क्या करते हैं, इसको लिख सकते हो mg। टेंशन जो है नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो है हमारी बेसिकली नेट फोर्स तो ही बचा ना, नेट फोर्स mg के इक्वल है। ध्यान सुनो, यहां पर आप लोगों से कई बार पूछा जाता है आपको जी इफेक्टिव निकालना है। ठीक है, अब वो जी इफेक्टिव कैसे निकालता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है नेट फोर्स, ये नेट फोर्स की वैल्यू आई है ना, नेट फोर्स हमारे पास आया है mg माइनस QE जो कि T के बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये F के भी तो बराबर है, F के भी तो बराबर है ना। तो यहाँ पर आपके पास इसको आपको क्या लिखना है, m टाइम्स ऑफ G डैश,
m टाइम्स ऑफ जी डैश इक्वल टू ये। तो ये जो जी डैश आएगा ये क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव। यानी कि ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन आया है mg माइनस क्यू ई का, इससे अगर मुझे जी इफेक्टिव निकालना है तो आप ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो, है मतलब ये देखो ना, बात तो वही है, ये इक्वेशन यहाँ रही, जी डैश निकालना है, इधर m आ जाएगा पूरा, g माइनस क्यू ई बाय m। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास जी इफेक्टिव है, जो जी डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, जी माइनस क्यू ई बाय एम, जी माइनस क्यू ई बाय एम। ये क्या आ गया आपके पास, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। और टाइम पीरियड क्या होता है किसी पेंडुलम के लिए, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जो इसकी लेंथ है अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस क्यू ई बाय एम। क्या यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट आया इसका? जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जारी होगी तो आपके पास ऐसे केस में टाइम पीरियड कैसे निकाल लेंगे, निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ सर समझ आ रहा है। अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू की जगह पर माइनस क्यू रखता तो क्या इसके जैसे एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एम्पलीट्यूड बढ़ाई तो हो रहा है, एक्स के बढ़ाने से कोई फर्क पड़ रहा था टाइम पीरियड पे, नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही अगर मैं चार्ज को चेंज कर दूंगा, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रख दूंगा, तो क्या टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भाई सीधी सीधी बात है, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू की जगह सर माइनस क्यू कर दूं, बात तो वही पड़ेगी, फोर्स जो आएगा वो अब भी क्यू ही आएगा, राइट? हाँ तो बेटा हाँ, तो ये जो चीज़ है आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। अब सुन लो जरा ध्यान से सुनो, ये जो माइनस क्यू का अगर चार्ज रखते हो तो माइनस क्यू का जो फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो इसका जो इफेक्ट आएगा ना जो फोर्स का, वो इस तरफ आ रहा होगा। तो यानी कि इस बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्यू इधर नहीं आएगा नालायकों, क्यू नीचे आ जाएगा इधर, क्यू आ जाएगा इधर। तो इसका जो टी आ जाएगा नेट फोर्स वो आ जाएगा क्यू ई प्लस एम जी, और क्यू ई प्लस एम जी होने के कारण अब इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, एम जी के, यानी कि जी इफेक्टिव निकालना है, तो बेसिकली ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जी प्लस क्यू ई बाय एम। तो अगर यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू होगा तो वैल्यू क्या आएगी, जी प्लस क्यू ई बाय एम, और अगर हमारे पास प्लस चार्ज होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जी माइनस क्यू ई बाय एम। यहाँ तक आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? चल सकते हैं आगे, ठीक है। अब जो आपकी हेडिंग है बेटा आज की, वो आपके पास क्या आएगी, सेकंड पेंडुलम। क्या आएगी, सेकंड पेंडुलम। आपने अगर क्वेश्चन करे होंगे पहले तो आपको कई बार क्वेश्चन दिखा होगा कि आपके पास सेकंड पेंडुलम के क्वेश्चन है और आपसे बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते, क्या होता है, पहले आइए इस चीज को जान लेते हैं। सेकंड पेंडुलम कोई नया टॉपिक नहीं है, सेकंड पेंडुलम कोई नया टॉपिक नहीं है। सेकंड पेंडुलम केवल इकलौता ऐसा पेंडुलम है जहां पर आप लोगों के पास किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड जैसे पूरा ओवरऑल वो 2 सेकेंड हो, उस पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड्स पेंडुलम। तो सेकेंड्स पेंडुलम क्या है, एक ऐसा पेंडुलम जिसका हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड। अब यहाँ पे एक बार सवाल आया था कि एक सेकेंड पेंडुलम है, ये वो है, उसके बताओ लेंथ कितना होगा। अब बच्चे फंस गए, क्योंकि सेकंड पेंडुलम को लेकर उन्होंने टाइम की वैल्यू 1 ले ली, उससे आंसर निकाल दिया, पर बच्चों को पता ही नहीं था कि सेकंड्स पेंडुलम का मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, हमारे पास 2 सेकंड दे रखा है, राइट। तो अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि सेकंड्स पेंडुलम है और इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो आप इसकी कहानी कैसे करेंगे? तो भैया सीधी सीधी कह देना, आप लोग ऐसे करेंगे कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी होता है, t बराबर यही तो होता है वैल्यू। अब यहाँ पर आप लोग, हाँ क्या हुआ, कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब इसको इधर लेके आया तो 1 अपॉन 2 से 2 तो कट ही जाएगा, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 अपॉन पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल बाय जी। और अगर आप यहाँ पर L देखोगे तो ये हो जाएगा G बाय पाई स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, 1 के। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, 1 मीटर की लेंथ होती है। तो डायरेक्टली तो आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली खोल लो ना, पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर करोगे तो 9.8 के लगभग 9.3 9.4 होगा, 0.97 0.98 होगा। मैं लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपसे कह देगी कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, तो आप समझ जाना कि उसने आपको टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेकंड की वैल्यू दे रखी है। मेरे हिसाब से वीडियो में कोई ब्लर व्लर की शिकायत तो नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। चलिए ये कहानी क्लियर है अब तक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आज ऐसी बात बताऊंगा जिससे हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत खर्चा बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बात
केवल और केवल थियोरेटिकली पॉसिबल है और प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना असंभव है। सर फिर बता ही क्यों रहे हो? बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके क्लासेस के टेस्ट में चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप हमसे कहते हो कि सर आपने हमें बताया नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो लिख दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ SHM इन अ टनल इनसाइड अर्थ। नेक्स्ट डाल दीजिए SHM ऑफ टनल इनसाइड अर्थ। क्या है हमारे पास? SHM ऑफ अ बॉडी इन अ टनल इनसाइड अर्थ। ठीक है, अपने आप लिख लेना। कहने क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि आप लोगों के पास ये अर्थ है, लेट्स से ये अर्थ है, ठीक है, और आपने इस अर्थ के अंदर एक सुरंग खोद दी, यहां से लेकर लेट्स से यहां तक की एक सुरंग खोद दी, यहां तक की एक टनल खोद दी, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने किसी एक डिस्टेंस से, ये अर्थ का लेट्स से सेंटर है, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस r है और आपने इस डिस्टेंस पर यानी कि x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से एक बॉडी को ड्रॉप किया है, तो आपको बताना है उसका टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना रहेगा और क्या आएगा। क्या बताना है आपको कि जब आप एक बॉडी को यहां से यहां पर ड्रॉप करते हो तो ऐसे केस में आपके पास आपका टाइम पीरियड कितना आएगा और कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, SHM का हो रहा है। SHM होगा या नहीं पहले तो यही बताओ बेटा। होगा। रीजन क्या है कि आपके पास यहाँ पर बॉडी सिंपल है, ठीक है, ये अर्थ के अंदर फ्री फॉल नहीं करती बेटा, अर्थ के अंदर फ्री फॉल नहीं करती। फिर तो मेरे को एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, मुझे तो लगा था कि जो है तुम्हें याद होगा बेटा, अर्थ के अंदर अगर आप जाओगे तो ग्रेविटी का वेरिएशन अलग है ना। आपकी बात तब सही होती है अगर वो फ्री फॉल करती तो, पर बेटा अर्थ के अंदर अगर आप जाओगे फिर तो लो, मैं तो पूरा डायरेक्ट लिखने वाला था, अब तो ऐसे ही कराना पड़ेगा। G डैश इज इक्वल्स टू G1 माइनस डी बाई आर। बेटा ऐसे वेरी कर, इसका डेरिवेशन कराने की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो मैंने ग्रेविटेशन में कराया है, पूरा टाइम दे के आप लोगों को कराया है। तो G डैश की वैल्यू है G1 माइनस डी बाई आर। ये G डैश क्या है? G इफेक्टिव है। हाँ सर लग तो रहा है। G डैश क्या है? G इफेक्टिव, इतना तो मान लो ना। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ये D होता है फ्रॉम द सरफेस। D क्या होता था? फ्रॉम द सरफेस। तो बेसिकली सरफेस से यहाँ पर तो अगर मैं देखूंगा तो सेंटर से अगर एक्सिस्टेंस की दूरी पर है तो सरफेस से D डेप्थ की दूरी पर है। वही बॉडी अगर यार, ये सिंपल सी बात हो गई, ये आप मीन पोजीशन मान लो, ये एक एम्पलीट्यूड का एक्सट्रीम पोजीशन मान लो, ये इन बिटवीन द पोजीशन मान लो, एक मीन से लेकर एक्सट्रीम के बीच में। कहानी तो वही रही ना, SHM तो आप वहीं पे करा रहे हो, उस जगह का आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, राइट? समझ में आती है बात? तो कहने का मतलब ये है G इफेक्टिव की वैल्यू तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन के केस में रहती थी वो हमारे पास ये होती है। जो बच्चे लैपटॉप खोल के बैठे हैं लैपटॉप बंद कर दो और यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? तो G इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास आएगा G1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोगों को सिंपल सी कहानी ये समझनी थी कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो यार टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या होता है? T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अच्छा मेरे को एक चीज़ और बता दो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर आप लोगों से ये कह दूँ 1 माइनस डी बाई आर, तो बेसिकली हो जाएगा R माइनस डी बाई आर। G डैश इज इक्वल्स टू G इंटू R माइनस डी बाई आर। क्या मैं R माइनस डी को X लिख सकता हूँ? R माइनस डी को X लिख सकता हूँ, तो क्या आप G डैश को G इंटू एक्स बाई आर लिख सकते हो? क्या आप G डैश को G एक्स बाई आर लिख सकते हो? हाँ या ना? लिखा जा सकता है। तो बेटा आपके पास जो G डैश की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव है नहीं, तो L बाई जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? G इंटू एक्स बाई आर। G डैश है ना, तो G डैश बाय, हाँ तो G आ जाएगा ना। ये आपके पास G डैश की अगर नहीं टाइम पीरियड की वैल्यू डालोगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, पहले आप मुझे बताइए कि आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? लेकिन अगर मैं आप लोगों से इसका पूरे का टाइम पीरियड मांगता हूँ,
तो मेरे पास ये जो जी डैश है ये किसकी वजह से, ये किसकी वजह से आप मुझे बता पाओगे? सर आप कहोगे कि जो जी डैश है ना ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात ही हो रही है। हाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या आप लोग एक्स डिस्टेंस की दूरी पर, क्योंकि अर्थ कैसी है, अर्थ घूम भी रही है ना, अर्थ घूम भी रही है ना, तो आपको ये तो याद होगा एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते थे, ओमेगा स्क्वायर आर लिखते थे, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब जो कहानी है जो एसएचएम की हो रही है, जो घूम रही है, वो कहानी मैं किस पॉइंट से देख रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस से देख रहा हूँ, आया ना, बताओ, देख रहा हूँ ना आर डिस्टेंस से। तो बेटा कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर इस जी डैश की जगह पर एक्सेलरेशन मानूं तो कोई गलत तो कहूंगा नहीं, लेकिन ये एक्सेलरेशन किस पॉइंट के अलोंग हो रही है, आर की जगह पर एक्स डिस्टेंस के अलोंग हो रही है। तो आप इस जी डैश की जगह पर क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जी इंटू एक्स बाय आर लिख सकते हो बेटा, x से x कट जाएगा तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय आर आता है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो अगर मैं किसी भी एक बॉडी को यहाँ से, देखो मैंने दो तरीके से निकाल दी, अगर आपको इन सबकी वैल्यू दे रखी है तो वेल एंड गुड, बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से दो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो चीज समझ में नहीं आएंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ टाइम पीरियड किसी पेंडुलम का होता है पता है, t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, ये तो फिक्स है, और ओमेगा की वैल्यू है जी बाय आर। लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा को लिखूंगा यहाँ पे जी बाय आर, तो आर ऊपर जी नीचे, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट आर बाय जी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर है? और अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यार एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? समझ ये आ रही है कि सर रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहता है, ये तो बदलेगा नहीं, और ग्रेविटी की जो जी की वैल्यू आई है वो तो सर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जी आई है, यानी कि अर्थ ये 9.8 जी डैश की थोड़ी आई, जी डैश तो मैंने हटा दिया। जी डैश क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यार मैंने वही तो काम करा है, कोई नया काम थोड़ी करा है, जी एक्सेलरेशन ही तो था, उसकी जगह पर मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, ये आता है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू डालता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, लगभग 6400 किलोमीटर, और आपके पास जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, 2 पाई की वैल्यू फिक्स है, तो अगर आप इस वैल्यू को डालते हैं तो ये आपके पास आता है 84.6 मिनट के आसपास आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये चेक करें ना, 84.6 से 86.4, वैसे मेरे को जहां तक याद है 84.6 ही है। ठीक है, 84,600, हाँ यही है, डिवाइडेड बाय 100, 84,600 डिवाइडेड बाय 1000, हाँ ठीक है 84.6 है, 84.6 मिनट है। तो ये किसका आया, टाइम पीरियड आया, किसका, जब आपकी एक बॉडी यहाँ से लेकर नीचे और ऊपर एक ऑसिलेट करेगी, तो ये कहानी होती है आपके पास। क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ से अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, सिंपल सी बात पूछता हूँ कि एक बॉडी है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, ये कहता है अर्थ के अंदर एक टनल के अंदर हमने डाली, ठीक है, अर्थ के अंदर एक टनल के अंदर डाली, तो यहाँ पर ये एक बॉडी है जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है फ्रॉम सेंटर, कितने डिस्टेंस की दूरी पर है बेटा, सेंटर से x की, और एक दूसरी बॉडी है जो कि इस डिस्टेंस से डबल दूरी पर है, 2x डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इसका टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 1, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ x रेशियो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 2x, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या चाह रहा हूं, जो बॉडी x डिस्टेंस पर है उसका, और जो बॉडी 2x डिस्टेंस पर है, अगर आपसे पूछा है इन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, निकाल पाओगे, कुछ तो दिमाग लगाओ। चार ऑप्शन क्या ही दें यार, मैं ऑप्शन का क्या करोगे, 1:1 छोड़ के बाकी ऑप्शन ले भाई, 1:1 मत दो, 1:2, इसके अलावा दोनों को दे तो रहा हूँ बेटा, 1:4 और C है 2:1, 1:1 मत दो, 1:1 क्यों ना दो, 1:2 क्यों, कैसे 1:2 कैसे, कैसे बताएं, तुक्के नहीं मारने, तुक्के तो मैं ही मार दूंगा बैठे बैठे, वैल्यूज तो बाकी सही सेम ही है ना। हाँ, डिस्टेंस की वैल्यू अंतर कर रही है, पर डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये देखा तूने, डायरेक्ट होता है हाँ, तो अंडर रूट में,
अब छू पीछे है आपके फॉर्मूला। अच्छा लगा रखा है मैंने, ओ 2.8। चलो हाँ ठीक है। जिसने यहाँ से मैंने भूल गया कि मैं तुम्हें ये बताना मतलब बता तो दिया ही था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला लेंथ का एक्स का। तो बेटा गधे इधर देख, तो इधर देख ले नालायक, ये एल जो है लेंथ का है पेंडुलम का और एक्स डिस्टेंस पे था। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर x/2 का पूछा है तो 2:1, ठीक है। तो जो आपके पास आंसर है ये भी गलत है, ये भी गलत, और जो कह रहा था कि 1:1 मत देना वही आंसर सही है यार। वो सामने 2.√r में जी है तो सही। हाँ तो बेटा ये तो आपको बताना चाहिए था ना कि सर आप चाहे बॉडी x से फेंको, चाहे आप 2x से फेंको, चाहे आप कहीं फेंको, तो वो वाला घास काटने के लिए प्रोडक्ट ना बेटा वो तो बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए था। एक्चुअली यहाँ से वैल्यू यहीं पर आएगी। ये तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं उस तरीके से करूँगा तो यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी सेम नहीं है। मेरे लाल सुन, वो जो कंडीशन है ना ये क्यों गलत है, ये तो मुझे पता था कि तुम लोग ये यूज़ करोगे और कहाँ पे गलती करोगे, इसीलिए मैंने वो दिया था। उस बच्चे ने करी भी गलती, मेरे को पता था तुम लोग करेगा। अब सुनो ये क्यों गलत है, ये क्यों, देखो यहाँ तक तो सारी चीज़ें हमारी अब तक सही चल रही थी। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जी इफेक्टिव तो एक तरीका है, और वो कौन सा तरीका है, जब हम लोग एट इक्विलिब्रियम रख के किसी ऑब्जेक्ट को तब सॉल्व कर। तभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम पे सॉल्व किया था। उससे पहले वाला क्वेश्चन भी जब आपको याद करो, जब कार्ड चलाई थी तो उसमें भी हमारे पास इधर एक फोर्स लगाई थी, इधर एक फोर्स लगाई थी और कार्ड इधर चलाई थी, तब भी इक्विलिब्रियम पे मान के सॉल्व किया था। हमारे पास नेट जी की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी। तो बेसिकली वो तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आप इक्विलिब्रियम लगा के निकाल सकते हो। यहाँ तो जी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ साथ, यहाँ पर इक्विलिब्रियम केस नहीं लग सकता। बेटा उस रूम में टेबल पे टेस्ट रखा हुआ है और टेबल पे शीट रखी हुई है, आप शीट भी ले लो, टेस्ट भी ले लो और टेस्ट करो, और लेट हो वैसे आप। चलो खैर आगे की बात करते हैं, आगे आओ फटाफट से। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो बेटा इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी मत मानना। पर माने क्या सर, बस ये वाला, ये रहा, ये नहीं है कुछ भी, टाइम पीरियड कौन ये कुछ भी नहीं है। हाँ टाइम पीरियड पूरा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कहीं से ही फेंको। भगवान के लिए हर जगह यूज मत कर देना। जहां तक सिखा रहा हूं बस वहीं तक वैलिड रखो उसको। जहां तक चीजें सिखाई जा रही हैं आप अपना दिमाग केवल वहीं तक चलाएं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये 1:1। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल आया हुआ है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिख लेना अपने आप, टू क्रॉस फ्रॉम one end of earth to other end will be कितना। आपके ऑप्शंस हैं 42.3 मिनट, आपके ऑप्शंस हैं 168, 2, 69, 12, 169.2 मिनट, आपका ऑप्शन है 84.6 मिनट, और आपका ऑप्शन है 24 आवर। आपका ऑप्शंस 3 दे रखे थे, 4 दे रखे थे सॉरी, और आपसे पूछा था कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। जिसने सी बोला है वो सी बन चुका है, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखें। और कोई आंसर दिमाग में नज़र आ रहा है तुम लोगों के? सी के अलावा और कोई आंसर नज़र आ रहा है तुम्हें? सी के अलावा और कोई कुछ चीज़ नज़र आ रही है? सर हमें तो सी लग रहा है क्योंकि आपने टाइम पीरियड कांस्टेंट है। मारूंगा थप्पड़ खींच के, ये बोला है मैंने, सब चीज़ मेरे ऊपर डाल रहे हो। हाँ बताओ, और कोई आंसर दिमाग में नज़र आ रहा है? ए या बी में से कोई आंसर नहीं लग रहा तुम लोगों को? हैं? नहीं लग रहा? तो बेटा मैं बता देता हूँ, आंसर है ए। अब सुन लो क्यों है, पहले तो ये देखो ये क्या आया है, क्या आया है बताइए। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बे? कहाँ गया पेंडुलम मेरा? इधर आ, ये रहा मेरा पेंडुलम। तुझे पूरी कॉन्सेप्ट क्लास करा दी, तेरे को यहाँ पे अब तक ये समझ में नहीं आया कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है ना। यहाँ पे बॉडी है, क्या इस बॉडी का, क्या इस पेंडुलम का यहाँ से यहाँ तक जाना टाइम पीरियड है?
फिर टाइम पीरियड क्या है? पूरा जब वो आए क्या पूरा? फिर आंसर क्यों नहीं बता रहा? 2 कंप्लीट 1 टू कंप्लीट 1, यानी कि ये जो 84.6 मिनट आया है ये तो पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का है ना। दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, आने के बाद क्वेश्चन गलत करते हो। अब मैं गधे जब यहां से लेकर यहां तक गया और यहां से वापस आया उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट है। तो एक एंड दूसरे एंड तक कितना रहेगा? उसका आधा। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम का पूछा है ना, तो वो तो एक साइकिल का आधा हिस्सा ही तो है। आए हुए सवाल गलत करते जाओ, निकल गए कंपटीशन तुम लोगों का। बैठे हुए हम कंपटीशन करेंगे, कर लिए तुमने। ये 42.3 मिनट समझ में आ गया ना क्यों है? तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि सवाल कुछ भी हो और कुछ भी करते जाओ, है ना। 2 सवाल थे, दोनों के दोनों गलत लेके बैठे हुए हो। अब यहाँ पर आप लोगों के पास अगला जो टॉपिक आता है बेटा, कोई बात नहीं, वो गुस्सा होने जायज भी है ना, तो गुस्से का बुरा मत माना करो यार। सुबह से शाम तक पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम्हारे आंसर 84.6 आएंगे, तो ऐसा ही लगेगा ना। हाँ तू तो बोल ही मत, कुछ बोल रहे थे। बोलियो ही मत बेटा। अब जो हम अपना नया टॉपिक लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं ऑसिलेशन इन यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर कैसी ऑसिलेशन होगी उस चीज को एक बार देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। यूट्यूब के अंदर आप समझो पहले तो यूट्यूब है क्या बेटा? एक ऐसी ट्यूब है जिसमें सिंपल ऐसी कहानी है। ये हमारे पास क्या है? एक हमारी यूट्यूब है। ये हमने वहां पर भी देखी है कई बार, किसमें? फ्लूइड्स वाले कॉन्सेप्ट में भी, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है और वो इनिशियली किसी एक लेंथ पर यानी कि एक इक्विलिब्रियम के लेवल पर लेट से यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये इस तरफ h हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इनिशियली हमारे पास कितनी है बेटा? ये h हाइट है। अब यहाँ से यहाँ तक h हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक भी h हाइट ही होगी ना, ये बात तो तय है। तो क्या ये तो सीधा नहीं बना, पर होता तो यूट्यूब बिल्कुल सीधा ही है, राइट। अच्छा अब यहाँ पर मेरे को आपको बताना है कि इस h हाइट पर जितना ये भरा हुआ है इसका वॉल्यूम अभी कितना है ना, सॉरी इसका मास कितना है, नॉट वॉल्यूम, इसका मास कितना है। तो मास ऑफ लिक्विड, पहले तो आप लिखना कंसीडर अ यूट्यूब, है ना, जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक। अब ये कहानी है, तो उसका जो मास होगा, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैंने कहा डेंसिटी, लेट से डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी रो, हमारे पास जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो इनटू में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका मुझे नहीं पता कैसे निकालेंगे, बट मुझे ये बात पता है कि जो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया है वो A है, सरफेस एरिया A दे रखा है, कंसीडर इसका सरफेस एरिया A, ठीक है। और हाइट इसकी, अब वॉल्यूम कहाँ तक निकालना है मुझे? वॉल्यूम कहाँ तक निकालना है बेटा? वॉल्यूम उसका जहां तक इसकी हाइट है। हाइट देखो, एक तरफ से h a है और दूसरी तरफ से h a है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2h हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा रो इंटू a इंटू 2h। ये वो मास है जो हमारे पास इस लिक्विड का भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस लिक्विड को थोड़ा सा यहां से कोई फोर्स लगाता हूं और डिस्प्लेस करने की कोशिश करता हूं। कोई एक फोर्स लगा, लेट से उसने डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने पर क्या होगा? ये कुछ डिस्टेंस नीचे आएगा, जितना डिस्टेंस ये नीचे आया उतना डिस्टेंस से ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो डिस्प्लेस करने के बाद अगर मैं रीड्रॉ करता हूं डायग्राम को, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा कि सर आपने इनिशियल लेवल लेट से यहां पर मान लिया, लेट से ये आपका इनिशियल लेवल था, राइट। तो यहां से आपने जब डिस्प्लेस किया तो इस तरफ से तो नीचे की तरफ जाएगा, इस तरफ से नीचे की तरफ जाएगा। तो सर ये जो नीचे की तरफ जाएगा डिस्प्लेस, ये मेरे पास x आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा? x आएगा। x मान लो, y मान लो, एक ही बात है बेटा। और जितना आपने यहाँ से नीचे किया होगा सर, उतना ही यहाँ से ऊपर ये x डिस्टेंस ऊपर गया होगा। हाँ ये बात ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको ये कुछ SHM होता हुआ नहीं दिख रहा, जहां पर ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसका एक एक्सट्रीम है और ये उसका दूसरा एक्सट्रीम है। भाई यही तो है, यूट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे SHM हो रहा होगा अपना आराम से, राइट। तो यहां से लेकर मीन से और इस पोजीशन की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी मेरे पास? 2x होगी। अब यहां पर जो इसका फोर्स आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा? ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड, वो भी कितना? जो कि यहां पर है। तो ये डिस्टेंस 2x की वजह से जो आपके पास जो 2x पे चेंज हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से SHM आया होगा। हाँ सर, क्योंकि SHM का कॉज वेरिएबल फोर्स होता है। हाँ तो ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो बराबर होगा हमारे पास किसके?
वेट के, वेट ऑफ लिक्विड के, और लिक्विड का वेट यहाँ पे कितने डिस्टेंस से बाहर करा जा रहा है 2x पे। अब पूरे का थोड़ी है एसएचएम करा रहा है ना, अब तो 2x वाला करा रहा है हमारे पास। तो 2x वाले के लिए आप रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बताओ, F इज इक्वल्स टू mg, राइट। अब m की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम इनटू, अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 2x। समझ में आया, ये एसएचएम वाला है, ये टोटल मास वाला है जो पूरे उसका मास है, और ये नेट जिसकी वजह से एसएचएम हो रहा है इनटू 2x इनटू g, राइट। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, चलेगा आगे चल सकते हैं। तो अब मैं आपसे अगर कहता हूं कि आप लोगों के पास ये कौन सा है, फोर्स आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि इस इक्वेशन को जरा आप कंपेयर करना। सर किससे कंपेयर करें, F बराबर kx से, F बराबर kx से। तो क्या आप लोगों के पास बेटा k की वैल्यू रो v 2g आ जाएगी, यानी कि यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या आ रही है 2 रो vg या रो v 2g, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्लियर है। अब आपको पता है कि सर टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था t = 2 पाई अंडर रूट m/k। m की वैल्यू ये रही, k की वैल्यू ये रही। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहा हूं, f = kx। वैसे -kx होता है पर ये ऊपर और नीचे अलग-अलग डायरेक्शन में, तो यहां पे भी केस हो जाएगा, माइनस कट के लास्ट में प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ रो a * 2h, राइट, अपॉन में बेटा यहाँ पे इसका बताओ कितना आएगा, k की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रो v इंटू जी। v क्या है, ओ सॉरी v मैंने कुछ गड़बड़ कर लिया, एरिया। आई एम सॉरी बच्चे, राइट, ए आई। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या कट जाएगा, 2 से 2 गया, a से a गया, रो से रो भी गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो t = 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। ये आपके पास टाइम पीरियड होता है किसी भी एक YouTube के अंदर होने वाले ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। छोटा सा डेरिवेशन थी, है ना, कोई दिक्कत वाली चीज तो आई नहीं चाहिए। तो t = 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट, किसी को कोई दिक्कत आई कॉन्सेप्ट समझने में आप भाई, पहले अगर मेरे को जो मास निकालना है वो मैंने किसका निकाला, पूरे लिक्विड का, और जो मैंने ये वाले kx निकाला है ये किसका निकाला है, जो एसएचएम करा रहा है। ये तो सिखाया मैंने आपको, है ना, कि जो आपका एसएचएम करा रहा है वो फोर्स हमें कंसीडरेशन में करना है, उसकी वजह से एसएचएम निकालना है, उसकी वजह से टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब आप लोगों ने अगर देखा होगा, अब यहाँ पे है नहीं, मान के चलो एक मेरे पास चलो टब है, टब के अंदर अगर आप एक मग्गे को अंदर डाल तो तुम क्या फील करते हो कि उसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मग्गे को अंदर डाल के छोड़ो तो मग्गा ऐसे 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 करता है, तो मग्गा भी तो एसएचएम कर रहा है, हाँ कर तो रहा है सर, एसएचएम कर तो रहा है, पर उसका टाइम पीरियड कितना है मग्गे का, फिर ये निकालोगे सर, निकल जाएगा। टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ क्या टफ है बताओ जरा। इस क्वेश्चन में कहना ये तो चाह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर में आप लोगों के पास एक लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है लेट्स से, और आपने यहाँ पर एक बीकर या एक मग्गा डाल दिया जिसकी डेंसिटी लेट्स से, चलो सिग्मा ले लेता हूँ, लेट्स से सिग्मा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैंने कहा कि जब मैंने इसको नीचे डाला, जब मैंने इसको नीचे दबाया, तो आप मुझे बताओ ये ऊपर जाएगा, एसएचएम करेगा, बात तो आपको समझ में आ गई ना। अब मैं प्रैक्टिकली इसको कराने की जरूरत है कि समझ तो रहे, बस मेरे को ये करके ऊपर दिखाना है, वो तो हो ही जाएगा, तो मैं समझ तो आ ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है इसका टाइम पीरियड कितना आएगा एसएचएम का, ठीक है देखते हैं। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले तो आप कहो ही मत, पहले तो आप ये लिख दो F बराबर V रो जी। आपका सिलेबस में कटा हुआ है लेकिन मैंने फिर भी ये करा रखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरा, F बराबर V रो जी मैंने पूरा कराया था आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर, ये आपकी बात हम लोग समझ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप मुझे बताइए F बराबर V रो जी है, बात मान ली। ये सर रो जी क्यों लिया, सिग्मा जी क्यों लिया? बेटा नहीं, सिग्मा नहीं ले सकते क्योंकि जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, बायॉन्ट फोर्स है, और बायॉन्ट फोर्स सरफेस पे लग रही है और लिक्विड लगा रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी जो लगा रहा है उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब लेट्स से देखो ध्यान से, एसएचएम हुआ तो मैंने कहा कि नीचे था, लेकिन वो मैंने लेना ही नहीं है। लेट्स से इसको बायॉन्ट फोर्स इस पोजीशन स्लाइटली अप बढ़ गया, वो पोजीशन थी लेट्स से x, लेट्स से वो पोजीशन x थी जिससे डिस्प्लेस हुआ, वो पोजीशन क्या थी मेरे पास, लेट्स से x लेंथ से डिस्प्लेस हुआ।
और इसका जो पूरे का लेंथ है मग्गे का मेरे पास लेट्स से कितना है L। मग्गे का जो लेंथ है पूरा कितना है L है, और x क्या है वो फोर्स बायोट फोर्स की वजह से जितना वो डिस्प्लेस हुआ है, कि एसएचएम करने के लिए जो मेरे पास x की पोजीशन निकाली गई है। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल उसी तरीके से करिए। वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं एरिया इनटू, भाई एरिया तो सीधी कर पे तो लगाया ना बायोट फोर्स, यहां थोड़ी लग रहा है बायोट फोर्स, यहां थोड़ी लग रहा है, यहां लगा है, तो एरिया तो इस बीकर का ही दूंगा, एरिया ऑफ बीकर इनटू कितने लेंथ पर लगा x लेंथ पर, इतने पे तभी तो इतना ऊपर गया, वो जितना बायोट फोर्स लगेगा उतना ही तो ऊपर जाएगा। तो एरिया इनटू लेंथ का मतलब x इनटू रो इनटू g। ये कहानी क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से F kx से कंपेयर करूं तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं a रो g into x। तो देखना k की वैल्यू a रो g आ जाएगी ऑन कंपेयरिंग विद F kx। तो यहां से आप k की जगह पर क्या लिख सकते हो a टाइम्स ऑफ रो g लिख सकते हो बेटा, चलेगा? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है टाइम पीरियड निकालना था, आपने k निकाल दिया। टाइम पीरियड बराबर होता है t 2 पाई अंडर रूट m बाई k। सिंपल, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अब मास जो है हमारे पास ये किसका लूंगा, मास तो सब पक्का भी सॉलिड बॉडी का ही लोगे, ये हाँ आप नीचे दबा रहे थे, हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूं, तो लो ना। तो फिर मास की जगह पर क्या लिखोगे एरिया इनटू लेंथ, अब पूरा लेंथ आ जाएगा। मास की जगह पर आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी की जगह पर सिग्मा। तो आप लिख सकते हो, ध्यान से देखना मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पहले यहां पे मास लिख दूं, देखो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि A इनटू L। चलेगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा 1% भी? तो यहां पर हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m की जगह पर क्या लिख देता हूं सिग्मा A L, सिग्मा A L। चलेगा? अपॉन में k की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास a रो g, x कहां गया, x तो कंपेयर कर दे। ठीक है। तो ये हमारे पास रो जी आ हाँ, जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा। तो ये कहानी आ जाएगी हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट सिग्मा L बाय रो जी। ये टाइम पीरियड होता है किसी भी एक बॉडी का जब आपने उसे नीचे डाला और यहाँ पे रख दो और ये ले जाओ, ठीक है? तो जब आप लोग किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड निकालेंगे तो वो कितना होगा, आपके पास कितना है 2 पाई अंडर रूट सिग्मा L बाय रो जी। ये कहानी क्लियर है? तो अब आप लोगों से अगर सवाल पूछेगा कि इसकी डेंसिटी और इसके लेंथ और इन सब में क्या रिलेशन है, तो एक छोटा सा रिलेशन यहीं से निकाल दूंगा मैं, यहीं से निकालूंगा। देखो ये बायोट फोर्स F इज इक्वल्स टू mg भी तो होता है। बायोट फोर्स जो बॉडी पे लगी है किस फोर्स पे लग रही है mg वाले बॉडी पे। तो यहां से देखो एक रिलेशन और निकल रहा है बस सिंपल, लास्ट mg बराबर v इनटू रो जी। मास को क्या लिख दूंगा दोबारा से सिग्मा इनटू एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ इनटू, अरे v रो जी है, हाँ ठीक है, इनटू रो इनटू जी। एरिया से एरिया कट जाएगा, जी से जी भी कटेगा, जी हाँ जी से जी भी कटेगा, और एरिया इनटू यहाँ पे x आएगा बेटा, पता है ना क्योंकि वो x v रो जी का होता है x ही आएगा। तो यहाँ पर अब आप देख लो क्या रिलेशन आएगा, L बाय x का रिलेशन आता है। देखो L बाय x बराबर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास रो बाय सिग्मा, L बाय x इज इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा। तो ये रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपके पास ये दे रखा हो कई बार L बाय रो का रेशियो दे देता है, तो L बाय रो इज इक्वल्स टू x बाय सिग्मा, तो वो डाल देना अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना? तो बेसिकली ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, वो भी हमारे पास यहीं से आया है, कोई अंतर तो हमने किया नहीं है, ठीक है? तो आज छोटी क्लास यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली क्लास में एसएचएम खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में एसएचएम आपका पक्का खत्म हो जाएगा, कंपाउंड पेंडुलम वगैरह बच रहा है, डैम्ड और रेजोनेंस वगैरह देखता हूँ जितनी भी चीजें होंगी, अगली क्लास पक्का लास्ट होगी। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।